स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनाइस विजन पॉइंट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी प्यारे बच्चों को आई विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हालांकि आज के दिन पढ़ाई तो नहीं होनी चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हफ्ते में एक ही दिन है। सो इसी खुशी वाले दिन में आज के नोट में आप सबको बहुत बहुत विशेष है मेरी तरफ से। आप सब आगे ग्रो करो, बहुत अच्छा फ्यूचर हो आप सबका और हमारे देश का नाम रोशन करो। सो ऑन दैट नोट, दिस इज मी खुशबू मैम, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। एंड जहां पे हम लास्ट थे, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था आपके रिवीजन में, मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस। इसका लेक्चर 1 मैंने कवर किया था, थोड़ा सा जो पार्ट बचा था मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में करेंगे, और आज ये चैप्टर पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑनलाइन। तब तक आगे भी बढ़ते जाएंगे। ओके, इट सेज रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंटेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो हम कर रहे थे ई बिजनेस के बारे में डिस्कस, और मैंने आपको पूरा ई बिजनेस के एस्पेक्ट के बारे में बताया था। ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, अगर आप लोगों को याद हो, राइट। सो लेट्स सी हू ऑल आर हियर। विवेक, विक्सन, शिप्रा, हर्षित, विक्सन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, इट्स गुड आफ्टरनून नाउ, ऑल्दो गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक टॉपिक हेडिंग को समझिए बच्चों। यहां पे क्या कह रहा है कि हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है एक सक्सेसफुल ई बिजनेस के लिए। एक ई बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले बार इमेजिन करो, ई बिजनेस का मतलब क्या हुआ? जो चीजें ऑनलाइन हो रही हो। इमेजिन करो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये कॉमन वेबसाइट जो हम यूज करते हैं। ओके ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी। अ बिजनेस मस्ट डेवलप अ वेबसाइट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद इट्स कस्टमर्स। सबसे पहले तो बिजनेस को एक वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी ताकि उनके कस्टमर से वो क्या कर सके? कांटेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उस वेबसाइट में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंटरप्राइज की, बिजनेस एंटरप्राइज की, एंड नेसेसरी पिक्चर्स वगैरह भी होनी चाहिए ताकि कस्टमर जब उस वेबसाइट पे लॉगिन करे तो उसको सब कुछ इजीली वहां पे मिल जाए। देन टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। अब हर चीज क्या हो रही है यहाँ पे? ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन करने का मतलब क्या हुआ? हमें कैसे लोग चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि क्या हो? टेक्निकली क्वालिफाइड हो, जो जानते हो कि कैसे इस चीज को ऑपरेट करना है। So e-business can be successful only with a well-trained workforce. The workers should be capable to handle easily the new trends. जो workers हैं उनको handle करना आता हो नई टेक्नोलॉजी, जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हो, नई अपडेट्स आ रही हो, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हो, कैसे वेबसाइट को अपलोड करना है, कैसे उसमें प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसमें कैसे कैप्चर करनी है, ये सारी चीजें उस पर्सन को आनी चाहिए। तभी हमारा वेबसाइट क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। देन एडिक्वेट कंप्यूटर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और हमें उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। वी नीड अ हार्डवेयर। देन बिजनेस एंटरप्राइज के पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, एक उनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, प्लस उनके पास एक प्रॉपर लेटेस्ट अपडेटेड सिस्टम भी होना चाहिए। देन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी अच्छे बिजनेस को सप्लाई करने के लिए या बिजनेस में काम करने के लिए जितना इंटरनेट जरूरी है उतना ही टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का होना भी जरूरी है। दैट मीन्स टेलीफोन लाइंस डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कस्टमर की अगर क्वेरी आती है, कॉल आती है, तो ऐसी सिचुएशन में लाइंस वगैरह क्लियर होनी चाहिए। एक अच्छा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। देन पेमेंट मैकेनिज्म। हम सब ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, आई एम श्योर। तो जब आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का एक प्रॉपर पेमेंट मैकेनिज्म आता है। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पे करते हो किसी ऐप के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग के थ्रू, या कैश ऑन डिलीवरी भी करते हो। तो ये सब कैसे हो पाता है? क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम है वहां पे, राइट।
सो कस्टमर्स का डेटा भी सिक्योर रहे, प्लस कस्टमर्स की पेमेंट भी इजीली से वेबसाइट के थ्रू, बैंक के थ्रू हो जाए। तो इसके लिए आपको बैंक से प्रॉपर पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा अपना। नाउ पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पेमेंट मैकेनिज्म होता कैसे, इसका पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है। सबसे पहला था फाइंडिंग द सेलर। बायर विल गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द सेलर। जो बायर है, जिसको सामान परचेज करना है, गुड्स परचेज करना है, वो सेलर की वेबसाइट में जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग बायर हैज टू रजिस्टर विद ऑनलाइन सेलर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगेन थोड़ा सा याद करिए, जब आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, चाहे अमेजॉन चाहे फ्लिपकार्ट, जब आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, चाहे मिंत्रा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो वो आपसे बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपना अकाउंट रजिस्टर कर दीजिए। इससे फायदा क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होने से आपका डेटा सिक्योर हो जाता है। एंड आप क्या करते हो, ऑनलाइन एक अकाउंट क्रिएट करते हो, और कहाँ क्रिएट करते हो, ऑनलाइन सेलर के पास। और इसके लिए आप क्या चीज प्रोवाइड करते हो, पासवर्ड प्रोवाइड करते हो। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि कोई और अगर आपके फोन से एक्सेस कर रहा है या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहा है, तो बिना पासवर्ड के कोई भी लॉगिन ना कर पाए। देन आप क्या करते हो, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो बायर क्या करता है, अलग अलग कंपनी के प्राइसेस कंपेयर करता है एंड उसके बाद वो सिलेक्ट करता है अपना प्रोडक्ट। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करता है। While browsing the website, the buyer drops the item selected in his shopping cart. अगेन हम सबने शॉपिंग वेबसाइट में देखा है, शॉपिंग वेबसाइट में क्या होता है, शॉपिंग कार्ट होता है। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आया, आपने क्या किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। शॉपिंग कार्ट क्या होता है, एक तरीके से वहां पे वो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि आपने कौन कौन से आइटम सिलेक्ट किए हैं जब आप वेबसाइट को क्या कर रहे थे, ब्राउज कर रहे थे। ब्राउज कर रहे थे मतलब जब आप वेबसाइट में अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को सर्च कर रहे थे। सर्च करने के बाद जब आपको परचेज करना है, तो जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करना, आप उसको कहां ऐड करोगे, यू विल डू इट ऐड टू कार्ट। गुड आफ्टरनून रिचा। ओके, अब बारी आती है पेमेंट मैकेनिज्म की। अब आपने जब आइटम अपना कार्ट में ऐड कर दिया, तब आपके पास ये ऑप्शन है जो आप पेमेंट मैकेनिज्म के लिए यूज कर सकते हो। पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, आप ऑनलाइन गुड्स ऑर्डर कर दीजिए एंड जो भी कैश है आप कब पे करोगे, जब गुड्स की फिजिकल डिलीवरी होगी। दैट मीन्स जैसे ही गुड्स आपको डिलीवर होंगे, तो आप जो भी पर्सन डिलीवर कर रहा है उसको कैश में पे करोगे। देन चेक के थ्रू होता है। बायर क्या कर सकता है, ऑनलाइन वेंडर को चेक भेज सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेड अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ चेक। और डिलीवरी तभी होगी जब चेक क्या हो गया, रियलाइज हो गया। दैट मीन्स सेलर ने क्या किया, अपने बैंक में चेक जमा किया, चेक जमा करने के बाद वो पैसे उसके अकाउंट में आ गए, तभी वो आपको गुड्स क्या करेगा, सेंड करेगा। देखो यहाँ पे बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना चेक में कि ऑनलाइन हमने कभी चेक का ऑप्शन नहीं देखा। ये हम सारे वेंडर्स की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में ई कॉमर्स कर रहे हैं। अमेजोन से तो बहुत कॉमन वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा लोग जनरली भी बिजनेस कर रहे हैं ऐसे। तो जो जैसे मैं सपोज मैं कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन लोग मेरी वेबसाइट है, तो लोग मेरे जो वेबसाइट है उसमें ऑप्शन है, मुझे चेक के थ्रू भी वो पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। बायर क्या कर सकता है, सिंपली जो भी अग्रीड प्राइस है वो ऑनलाइन वेंडर को सीधे नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। सबसे इजी ऑप्शन होता है ये। डेबिट क्रेडिट कार्ड के यूसेज से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के आप उस टाइम पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट होता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश जिसको हम क्या कहते हैं आज की डेट में, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कहते हैं। डिजिटल कैश जैसे कि आजकल आप बहुत सारा यूज कर रहे हो, ऑनलाइन भी जीपे, पेटीएम, ये फोन पे, ये सारी चीजें क्या हो रही है, एक तरह से डी कैश में ही आ रही है, आप इसको यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज डिलीवरी। द प्रोडक्ट इज गिवन टू द बायर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाएगी वैसे ही आपको आपका जो भी गुड्स है वो क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन, बहुत हाईटेक नहीं है इसमें बच्चों, आज की डेट में बहुत कॉमन चीज हो गई। ये चीज आपकी लिखी हुई है थ्योरी में, हर कोई आजकल ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, बहुत कॉमन चीज है। हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, डिजिटल कैश यूज कर रहे हैं, और कैश ऑन डिलीवरी बहुत कॉमन चीज है। इवन
स्विगी वगैरह में भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, आई एम श्योर, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इन सब में भी जब खाना आता है तो आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स। थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग में देखोगे तो ये सब चीजें याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें हम एक्चुअल लाइफ में कर रहे हैं। नाउ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। अब हर एक बिजनेस में क्या होता है, किसी ना किसी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, हर किसी ना किसी तरीके का रिस्क है, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क, रेप्यूटेशनल रिस्क, देन फिजियोलॉजिकल लॉसेस टू द पार्टीज। देखो, फाइनेंशियल रिस्क, आपकी अकाउंट डिटेल्स कैप्चर हो गई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आपने उसमें डाला था वो किसी ने हैक कर लिया, राइट? उससे अब आपकी रेप्यूटेशन, आपका ईमेल आईडी यूज करके कोई और फेक अकाउंट बना के आपके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आपके मन की भी क्या होती है, शांति होती है। लेट्स सी व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। ओके, फर्स्ट इज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग एंड टेकिंग। सेलर ने डिनाई कर दिया दैट द ऑर्डर वाज प्लेस्ड और कस्टमर डिनाइज दैट ही एवर प्लेस्ड द ऑर्डर। सेलर ने बोला मेरे पास तो कोई ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ। बायर यहां पे क्या बोल रहे हैं, मैंने तो कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग एंड ऑर्डर टेकिंग। देन डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, या तो जो गुड्स डिलीवर होने थे वो रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गए, या फिर जो गुड्स डिलीवर होने थे वो ना होके कोई गलत गुड्स डिलीवर हो गए। तो दोनों ही केसेस में कौन परेशान होगा, कस्टमर। Then default on payment. The customer claims that the payment was made and the seller does not receive the payment of the goods supplied. Customer यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है कि पेमेंट कर दी लेकिन मुझसे गुड्स अभी तक नहीं मिले। Then next is data storage and transmission risk. इसमें क्या होता है, People may steal, distort the data for selfish motive. लोग आपका डेटा हैक कर सकते हैं, या फिर वायरस का फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, विच इज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। या फिर आपके जो डेटा है उसको क्या कर लिया, हैक कर लिया। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं, ठीक है, आपका पूरा डेटा ही करप्ट हो गया या किसी ने आपका डेटा हैक कर लिया, इससे आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है ऑनलाइन। सी ऑनलाइन क्या है, बहुत वास्ट है, इट्स ओपन यूनिवर्स। ऑनलाइन आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर आपका कोई वायरस आ गया या कोई डेटा हैक कर लिया तो इससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमेशा एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। कोई भी न्यू सीडी, डिस्क, फ्लॉपी इंसर्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसको एंटीवायरस के थ्रू ही जाना चाहिए। देन रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। Anyone can copy the data available in the internet. कोई भी आपके इंटरनेट में जो डेटा अवेलेबल है उसको कॉपी कर सकता है और दूसरों को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। Junk materials formed as a result of dumping advertisement materials can be a great problem. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आपका ईमेल एड्रेस आप किसी भी वेबसाइट में डालते हो तो वो तुरंत कॉपी हो जाता है और आपके ईमेल में क्या आने लगते हैं, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट, जंक ईमेल्स, जिससे कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट ईमेल को एक्सेस करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप तो नहीं दिए अपना ईमेल, ना आपने परमिशन दी कि मुझे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, खुद ब खुद आपकी ईमेल्स को यूज करके आपके ईमेल अकाउंट में दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ये सब भेजने लगती हैं, जिससे आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, यहाँ पे भी लीक हो रही है। आपका ईमेल इजीली क्या हो सकता है, कॉपी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। पहले आप इसको शॉर्ट में समझिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, कंपनीज क्या कहती हैं कि हम सारी चीजों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। कंपनी ने बोला हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और जो चीजें कम इंपॉर्टेंट हैं उस पे फोकस ना करके हम उसको बाहर क्या कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? It involves contracting out an activity to an outside specialized agency.
तो बेसिकली आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, कंपनी में, जैसे मैं एग्जांपल देती, हाउसकीपिंग का एग्जांपल ले लीजिए, हाउसकीपिंग हो गया, कैफेटेरिया हो गया। अब कंपनीज इन सब चीजों पे इतना फोकस नहीं करना चाहती, ये सब चीजें उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने क्या किया, ये चीजें आउटसोर्स कर दी बाहर किसी स्पेशलाइज एजेंसी को। भाई उनका काम है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अपडेट होना चाहिए, उनका काम है कैफेटेरिया वगैरह में फूड सारा अवेलेबल होना चाहिए। वो पर्सन क्या होता है, स्पेशलाइज होता है, और कंपनी उसको क्या करती है, पेमेंट करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नाउ नॉर्मली आउटसोर्सिंग इज डन इन केस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज। इसके लिए टर्म देखिए, कोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, नॉन कोर का मतलब होता है जो एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो नॉर्मली आउटसोर्सिंग किस केसेस में होती है, नॉन कोर एक्टिविटीज में होती है। जैसे कि यहां देखिए, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, मैंने आपको कैफेटेरिया का एग्जांपल दिया, इन सब चीजों में क्या होती है, आउटसोर्सिंग होती है। कंपनी ये सारी टेंशन बाहर स्पेशलाइज एजेंसी को दे देती है, भाई उनका काम है सारी चीजें प्रोवाइड करना। बट ऑफ लेट इट हैज बीन एक्सटेंडेड इवन टू सम ऑफ द कोर एक्टिविटीज। लेकिन ये आजकल लेटली देखा गया कि कंपनी अपनी कोर एक्टिविटीज, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, उसको भी क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है। जैसे कि स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में एंगेज अ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब स्कूल ने क्या किया, कंप्यूटर्स रखने की बजाय कितने सारे कंप्यूटर रखे हैं, फिर अपडेट करें, फिर उसके लिए टीचर रखे, तो उन्होंने क्या किया, हालांकि कंप्यूटर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ गया, आपकी कोर एक्टिविटी में आ गया। लेकिन फिर भी स्कूल ने क्या कर रखा है, इसको किसी कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आउटसोर्स कर रखा है, राइट। या फिर अगर बैंक का एग्जाम्पल लें, बैंक में जो चेक प्रोसेसिंग का काम होता है वो उसने क्या कर रखा है, आउटसोर्स कर रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट काम है बैंक का। सो बेसिकली ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज, ताकि उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाए और वो एक स्पेशलाइज एजेंसी को ये काम दे देती है। उनके लिए भी फायदा होता है और कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है। नाउ देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, दो फॉर्म्स है। पहला, या तो आप आउटसोर्स करते हो किसको, थर्ड पार्टी को, ठीक। दूसरा, आउटसोर्सिंग टू इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी स्पेशली फॉर्म्ड टू हैंडल अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। दो तरीके होते हैं, या तो आपने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी मतलब कोई और कंपनी जो इस चीज में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। या फिर आउटसोर्स आपने कर दिया अपनी सब्सिडरी कंपनी को, मतलब आपने अपनी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी बना रखी है जो एक पर्टिकुलर काम में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, और आपका वो पर्टिकुलर काम, एक्टिविटी वही कंपनी क्या करती है, परफॉर्म करती है। नाउ आउटसोर्सिंग से फायदा क्या होता है। अब पहला फायदा क्या है, कंपनीज उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकती है जो उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें उसको लगता है कम इंपॉर्टेंट है उसको वो बाहर क्या कर सकती है, आउटसोर्स कर सकती है। देन इससे फायदा क्या है, जो मैनेजमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाता है। कैसे, क्योंकि वो क्या कर पा रहा है, सिलेक्टेड एक्टिविटीज में ज्यादा अटेंशन पे कर पा रहा है, एंड इससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, एक्सपर्ट को हायर कर सकता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड सर्विसेज क्या हो, अवेलेबल हो। आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है, आप जिस भी दूसरी कंपनी को जो भी अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स कर रहे हो उससे फायदा क्या होगा, सामने भी क्या है, एक्सपर्ट है, राइट। जो कंपनी है आउटसोर्स जिसको आप कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है, तो आपको भी फायदा मिल रहा है। आप एक्सपर्ट्स के जरिए अपना काम करवा सकते हो जो कि आपको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इससे सबसे बड़ा फायदा कोई आपसे पूछे क्या है, डेफिनेटली रिडक्शन इन कॉस्ट, सबसे बड़ा फायदा होता है पैसों में। देन it enables expansion of business as resources saved from outsourcing can be used for expanding the production capacity. आउटसोर्सिंग में अब जो आप ये पैसा बचा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड फाइनेंशियल फायदे के अलावा
इसके अलावा और भी फायदे हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर हो रही है एंड आपस में एक दूसरे से मिलकर ज्यादा नई चीजें ये लोग सीख पा रहे हैं, विच इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बीपीओ के बाद आता है केपीओ। केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? केपीओ ज्यादा एडवांस होता है। केपीओ के लिए हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। सो केपीओ में वही काम लिए जाते हैं जिसमें किसकी जरूरत हो? एक्सपर्टीज की जरूरत हो। केपीओ मीन्स आउटसोर्सिंग सर्विस दैट रिक्वायर एक्सपर्टीज ऑफ हायर ऑर्डर। यहां देखिए, बेसिकली सिंपल वर्ड से मतलब नॉलेज वर्क इसमें क्या है? ज्यादा है। ज्यादा भी मतलब बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे, राइट? सो केपीओ बेसिकली हम उन्हीं केपीओ की जो आउटसोर्सिंग होती है वहां पे जो लोग होते हैं वहां पे हाई एंड नॉलेज का काम होता है, बहुत ही हाई लेवल की यहाँ पे नॉलेज यूज होती है। केपीओ इज मेनली डन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। केपीओ का मेन मोटिव क्या होता है कि वो काम की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। कैसे? अगेन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, किसकी? बिजनेस की। अब देखो, बिजनेस को एक एनालिस्ट की टीम चाहिए जो उनका डेटा पूरा एनालाइज कर सके। अब इसके लिए बिजनेस क्या करेगा? एक्सपर्ट लोगों को हायर करेगा। अब ये 1 महीने का काम है, लेकिन अगर आप किसी को जॉब में रख रहे हो तो आप 1 महीना बोल के रखोगे तो कोई आएगा नहीं। कंपनी को एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो उस काम में एक्सपर्ट हो, कंपनी को सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये ना करके वो क्या कर सकते हैं? वो केपीओ को ये काम आउटसोर्स कर सकते हैं जो कि इस फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो। इससे कंपनी की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बीपीओ इट्स अ रिपीटेबल प्रोसेस, केपीओ नॉन रिपीटेबल प्रोसेस। मतलब बीपीओ में जैसे हाउसकीपिंग का काम भी ये सब भी होता है तो ये चलता रहता है, बट केपीओ नॉन रिपीटेबल है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद वो काम एंड हो जाता है। बीपीओ में क्विक लर्निंग की जरूरत होती है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन केपीओ में रेगुलर लर्निंग करनी पड़ती है। बीपीओ में नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होते हैं, केपीओ में वर्कर्स कम होते हैं। बीपीओ में कम एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन केपीओ में सारे के सारे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं। देन बीपीओ में प्री डिटर्मिन्ड वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब पहले ही हर चीज का सोल्यूशन जो होता है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन केपीओ में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, पहले से कोई सोल्यूशन नहीं होता। उनका काम ज्यादा हेक्टिक है और उसमें और नई नई चीजें आती रहती है, उनको नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। So on that note, we have completed the revision of this chapter. पूरा इसमें वायरस का फुल फॉर्म, बीपीओ केपीओ का फुल फॉर्म, उसका डिफरेंस एंड बाकी ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, क्या रिस्क है, एंड पूरा हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। बस ये 4 चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। And on that note, this chapter is finished. Thank you so much.